शुरुआत कर्नाटक के नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में बहुमत से पहले येदियुरप्पा ने दावा किया है कि आज कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार बनाने के बाद सबसे पहले किसानों से किया वादा पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हर हाल में जेडीएस की सरकार ही बनेगी। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। येदियुरप्पा ने आज साफ किया है कि वो बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस का दावा है कि येदियुरप्पा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे और मेजॉरिटी उनके साथ है, सरकार जेडीएस की ही बनेगी। तो दोनों पक्षों ने क्या क्या दावे किए हैं, आइए पहले वो सुन लेते हैं। To get absolute majority, there is no doubt about it. According to Supreme Court direction, 4 o'clock I am going to prove my majority. As soon as I prove the majority, I request all the people of Karnataka, supporters, be calm. After 5 o'clock you celebrate and everything will be was all right. नंबर्स नहीं है, जीतने वाले हम हैं, सिर्फ वो ट्राई कर रहे हैं, उसमें फेल हो जाएंगे और जेडीएस कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। और उधर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का दावा है कि सरकार जेडीएस की ही बनेगी। सरकार जेडीएस की बनेगी। हमारे जो करने थे इन्होंने खूब कर लिए, खूब षड्यंत्र किए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी राजभवन के दरवाजे बंद रहे। प्रो टेम स्पीकर बनाने का जो इन्होंने निर्णय गलत लिया। हम चाहते थे उनको जाके एक पत्र देवें लिखित के अंदर, दरवाजे बंद कर दिए राजभवन के। हमारा पीसीजी का महामंत्री जा नहीं पाया अंदर। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो पूरे देश की नजरें आज कर्नाटक में, बेंगलुरु में हैं, जहां पर आज विधानसभा में बहुमत हासिल करना है येदियुरप्पा को और उसके बाद ही उनकी सरकार बचेगी। फिलहाल कह सकते हैं दोनों तरफ बेचैनी होगी। रात किस तरह से कटी है और आज की क्या तैयारी है, इसी पर हम बात करेंगे। सीधे चलते हैं बेंगलुरु। विधानसभा के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी अनुराग शाह और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धारमैया को भी आपने देखा अंदर जाते हुए। 11 बजे का समय है जब विधानसभा का सत्र बुलाया है राज्यपाल ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज 4 बजे बहुमत साबित करना होगा येदियुरप्पा को। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नंबर्स उनके साथ हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। फिलहाल अनुराग का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बेंगलुरु में मौजूद है विधानसभा के बाहर। अनुराग, किस तरह की हलचल है? दावे तो हम दोनों तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको बेचैनी नजर आई दोनों तरफ? क्या आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ के लोग आसानी से सोए होंगे आज रात में? और pro tem speaker and he is appointed. So what are they are also saying that they should be the senior most who should be the This itself has been broken in this case. I told you in 2008, 2009. Then what remains? So Mr. Singhvi says that in 2008, 2009, no one was there to oppose this very decision to appoint for the appointment of speaker. Well, they should have opposed it then. Why didn't they oppose it then? So how confident are you, sir? Very. Right, sir. Thank you so much for that. मुकुल रोहतगी जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में। और आपको एक डेवलपमेंट और बता दें कि आज 10:30 बजे बोपैया को लेकर भी सुनवाई होनी है, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। उसको लेकर भी कांग्रेस और जेडीएस ने ऐतराज जताया था कि उनको प्रोटेम स्पीकर कैसे बनाया गया, उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और सिद्धारमैया को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लगातार अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश रही है। अब किस तरह से आज बहुमत साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। और पूरी नजरें इस वक्त बेंगलुरु में टकी हुई। तो एक्शन पैक्ड सैटरडे, एक्शन पैक्ड शनिवार आज, और खासतौर पर नजरें बेंगलुरु पर टिकी हुई हैं। अनुराग मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी, आइए सीधा रुख करते हैं उनका। अनुराग, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, जबरदस्त हलचल है विधानसभा के बाहर। पूरी तरह से पुलिस फोर्स की भी हम बात करें तो सभी जो गेट है वहां पर जबरदस्त तैनाती है पुलिस फोर्स की। और अब धीरे धीरे जो विधायक हैं
वो आना शुरू हो गए हैं विधानसभा के अंदर। कुछ देर पहले सिद्धरमैया ने एंट्री ली है विधानसभा के अंदर। इसके पहले जो कांग्रेस और जेडीएस के विधायक थे जो हैदराबाद के अंदर थे, आज सुबह वो बेंगलुरु आ गए हैं और उसके बाद अब उनका विधानसभा के अंदर आना शुरू हुआ है। और इससे पहले जो दोनों पक्ष है, बीजेपी और जेडीएस और कांग्रेस, वो दोनों दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे नंबर्स हैं और 11 बजे से जो विधानसभा का सत्र है शुरू होगा और 11 बजे जो है शपथ दिलाई जाएगी नए विधायकों को जो चुन के आए हैं। और उसके बाद जो 4 बजे जो है फ्लोर टेस्ट होगा। तो ये एक 3-4 घंटे का एक वक्त है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्विचिंग हो सकती है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बीजेपी के उतने पक्ष में नहीं है। और सोर्सेज से ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है और उन्होंने भरोसा जताया है बीजेपी को कि वो वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा जेडीएस के भी 2 विधायक हैं जो अपना पाला बदल सकते हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तभी बीजेपी के लिए मुमकिन है फ्लोर टेस्ट पास करना। लेकिन उससे पहले जो 10:30 बजे एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है, जो जेडीएस और कांग्रेस ने एक पिटीशन फाइल किया है प्रोटम स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेके, केजी बोपैया जिनको कल राज्यपाल ने नियुक्त किया है। और कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि वो केवल 3 बार ही एमएलए रह चुके हैं, उसके मुकाबले जो आरबी देशपांडे थे जो 8 बार एमएलए रह चुके हैं। तो सीनियरिटी के हिसाब से प्रोटम स्पीकर को चुना जाना चाहिए था। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट क्या और फैसला बिल्कुल अनुराग, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सब घटनाक्रम पर, हालांकि ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन यही है कि जो सीनियर मोस्ट विधायक होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 2008 में भी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उस समय कांग्रेस ने ऐतराज क्यों नहीं किया था? और जब आपका अपना हित होता है तब आप फेवर करने लगते हैं और जब आपको लगता है कि चीजें आपके खिलाफ हैं तो आप विरोध करने लगते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सबकी नजरें हैं आज, क्योंकि केजी बोपैया मामले पर सुनवाई होनी है। सीधा रुख करते हैं, समीर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुकुल रोहतगी को एक बार फिर से सुन लेते हैं, जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा है अभी तक। Mr. Bopaiya was pro tem speaker. He was deputy speaker. He was also a speaker. And merely because his order was set aside by the Supreme Court, that is no ground to say that he should not be a pro tem speaker. And it is purely within the discretion of the governor to appoint a pro tem speaker, and he has appointed. So what So are they we are also expecting in the saying that court they today? should be the senior most who should be the pro tem leader. This itself has been broken in this case. तो मुकुल रोहतगी तो साफ कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं बोपैया, स्पीकर रह चुके हैं, और सिर्फ इस बिना पर कि उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कोई बेस नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है। रुक करते हैं समीर का। समीर, क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट पर भी इस वक्त नजरें हैं सभी की बोपैया मामले पर। यहां पर लेकर किस तरह के दावे हैं दोनों पक्षों की तरफ से? बिल्कुल, कर्नाटक का जो नाटक है वो वक्त के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है। बोपैया का मामला हो या फिर आज फ्लोर टेस्ट में शक्ति प्रदर्शन का मामला हो, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब की बार जुगाड़ की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी के पास 104 सीटें हैं और वो अगर अपने दावा पेश करती है कि वो फ्लोर टेस्ट में विजय होगी तो यकीनन ये जुगाड़ के जरिए ही होगा और अब की बार जुगाड़ सरकार वो साफ नजर आता है। दूसरी बात, देखिए कल से ये लगातार आशंकाएं बन रही थी कि हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बीएस येदियुरप्पा जो है वो रिजाइन कर सकते हैं और बीजेपी अगर बहुमत साबित नहीं करती है उसको देखते हुए वो फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो आशंका पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह येदियुरप्पा ने ये बयान दे दिया है कि वो जरूर विजयी होंगे, फ्लोर टेस्ट में वो जरूर पास हो जाएंगे। तो ये वाली जो अटकलें हैं कि वो रिजाइन करेंगे या बीजेपी शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी, तो वो अटकलें भी यहाँ पर खारिज हो गई है। जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट की कि बोपैया का जो मामला है, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट बीजेपी के पास यही है और जो कोर्ट में वो रखेगी कि देखिए 2008 में भी यही बोपैया थे जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, लेकिन सहूलियत के अनुसार जो विरोध प्रदर्शन होगा वो तार्किक नहीं है, लिहाजा उसको खारिज किया जाए। तो इस दावे के साथ और इस तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार अपना पक्ष रखेगी।
लेकिन फैसला क्या आता है वो तो कोर्ट के उस हाथ में है, वो हम लोग को कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 4 बजे को लेकर के जितनी भी निगाहें जमी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी बहुत कुछ रंग राजनीति के देखे जाने बाकी रह गए हैं। एक और बात यहां पर आपको बता दें कि अभी तक जो हमने कवरेज जब तक इलेक्शन हो रहा था तब तक हम ये देख रहे थे कि ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से पूरा जो गेम चेंज हुआ है वो अब अमित शाह पर आकर टिक गया है। और अब पूरा तरीके से ये माना जा रहा है कि अमित शाह का मैनेजमेंट आखिर कितना मजबूत है, और ये एक तरीके से उनका टेस्ट है जिसमें वो अपने आप को कितना सही साबित कर पाते हैं, कितना बीजेपी को जिता पाते हैं। वो टेस्ट है जो अमित शाह की यहाँ पर उनको ये बताइए समीर, तो ये समीर बड़ा दिलचस्प मोड़ है जो आपने देखा कि जी बिल्कुल समीर लौट रहे हैं आपके पास। खासतौर पर सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने भी बात कही और बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही कि 2008 में भी तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था बोपैया जी को, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया था? अपनी सहूलियत के हिसाब से आप विरोध करते हैं। मुकुल रोहतगी को भी हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, उनका भी यही कहना है कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, और सिर्फ इस वजह से कि उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये कोई बिना नहीं है, ये कोई आधार नहीं बनता है कि इस बार भी उनको प्रोटेम स्पीकर ना बनाया जाए। लौटते हैं आपके पास, लेकिन लिंगायत विधायक जो हैं उनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे जो 20 लिंगायत विधायक, 18 कांग्रेस के और 2 जेडीएस के, उनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने पाला बदला तो मुश्किल हो सकती है कांग्रेस जेडीएस के लिए और बीजेपी की राह आसान हो सकती है। अनुराग, क्या लग रहा है आपको, वहां पर किस तरह के संकेत या किस तरह के आपको इसको लेकर सुगबुगाहट नजर आ रही है? जी देखिए, 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर जब एक बार तो जब स्पीकर है, जो नए विधायक है, उनको अगर शपथ दिला देते हैं और उसके बाद जो विधायक हैं अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उसके बाद जो बीजेपी को मैजिक नंबर चाहिए वो वहां तक पहुंच सकता है। अगर आप देखें कि अगर 15 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद जो आंकड़ा है वो करीबन 106 पे आकर अटक जाएगा और वो बीजेपी आसानी से हासिल कर लेगी। इसके अलावा एक सिचुएशन और ये हो सकती है कि जो विधायक हैं शपथ लेने के बाद जो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और क्रॉस वोटिंग के अंदर फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये 2 सिचुएशन हैं जिसके अंदर बीजेपी के पास कुछ चांसेस हैं फ्लोर टेस्ट को जीतने के। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि लिंगायत विधायक है वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ये येडियुरप्पा है जो खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं और वो चाहेंगे कि येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये अभी सब सूत्रों के हवाले से खबरें हैं और इसमें हकीकत में क्या होता है ये तो विधानसभा के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी पता चल पाएगा। जी, शुरुआत अनुराग किस तरह की आज कार्रवाई रहने वाली है? शुरुआत में ओथ दिलाई जाएगी और केजी बोपैया ही ओथ दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। वहां के आदेश पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा कि विधानसभा की कार्रवाई किस तरह से चलेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि विधायकों का आना जो है विधानसभा के अंदर शुरू हो गया है। कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विधानसभा के अंदर एंटर अनुराग, आप अपनी बात रखें, लेकिन अनुराग आप अपनी बात रखें, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा तस्वीरें दिखाएं विधानसभा की, किस तरह की हलचल आपके पीछे है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बताए किस तरह की हलचल विधानसभा के यहाँ चल रही है। आप जैसा देख सकते हैं कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। जो सारे गेट हैं यहाँ पर करीबन 8 गेट है, हर गेट के बाहर ज़बरदस्त पुलिस फोर्स लगाई हुई है और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सिक्योरिटी की। हर गेट के ऊपर कैमराज आप देख सकते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर। और इसके अलावा धीरे धीरे विधायकों का जो आना है वो शुरू हो गया है। सिद्धरमैया अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के अंदर एंटर हुए हैं और 11 बजे जो है विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद करीबन 3 से 4 घंटे होंगे फ्लोर टेस्ट के अंदर। और उसके बाद में हर पार्टी ने अपने विधायकों को ये निर्देश दिया है विधानसभा
के अंदर अलग अलग जो ऑफिसेज एरिया है, अलग अलग एरिया है हर पार्टी के, जेडीएस के, कांग्रेस के और बीजेपी के, तो विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाता है, वो विधायक बनने की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें अपने पार्टी डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर ही आना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हर पार्टी को यह लगता है अगर ये 3-4 घंटे का जो समय होगा वो काफी ज्यादा क्रूशियल होगा। अनुराग लौट रहे हैं आपके पास। फिलहाल और कुछ क्या चल रहा है बेंगलुरु में, आइए उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त की तस्वीरें सड़क के उस तरफ भी, यानी कि विधानसभा के उस तरफ लोगों की जो आवाजाही है उस पर भी नजर है लोगों की। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल तेज होती जा रही है जैसे जैसे 11 बजे का समय नजदीक आ रहा है, विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। अनुराग, बहुत जल्दी से ये बताइए कि तमाम विधायकों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस हैदराबाद चले गए थे और ये बताया जा रहा है कि आज सुबह उनकी वापसी भी हो गई है, तो अब वो सारे विधायक अलग अलग आ रहे हैं या उसी बस में भरकर उनको यहां पर भी पहुंचाया गया है पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में? देखिए, करीब सुबह 7 बजे के करीब जो विधायकों की जो बस थी वो बेंगलुरु के अंदर एंटर हुई थी और उसके बाद उन्हें एक जगह ले जाया गया था और वहां से जो विधायक है अलग अलग गाड़ियों के अंदर विधानसभा के अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहां तक कि जो बसें एंटर हुई उसमें भी पोचिंग नहीं हो जाए, इसलिए अलग अलग 7 से 8 बसें थी जिनको लेके आया गया, जबकि विधायक जो थे वो केवल 2 से 3 बसों के अंदर ही थे, लेकिन बाकी 3-4 बसें और भी थी जो जिससे ये बताया जा सके कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके कि विधायक जो है वो इन सब बसों के अंदर है। तो वो जो बसों की जो एंट्री है सुबह 7 बजे बेंगलुरु के अंदर हो गई थी। उसके बाद कुछ जो स्थानीय विधायक थे वो अपने घर पे गए और उसके बाद वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं विधानसभा के अंदर। इसके अलावा कुछ जो विधायक है वो एक साथ भी विधानसभा के अंदर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं हर विधायक पर कड़ी नजर है, चाहे वो कांग्रेस हो या जेडीएस की, कहीं पोचिंग ना हो जाए, कहीं बीजेपी अपने साथ ना मिला ले। बड़ी चिंता है कांग्रेस और जेडीएस की। बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी वहां पे मौजूद है। प्रकाश, बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं और वो आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे। आपके पास वहां पर किस तरह की सूचना है या किस तरह की जानकारी है बीजेपी हेडक्वार्टर से? देखिए, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हूं। आज उस तरह की चहल पहल तो नहीं है जिस तरह की चहल पहल काउंटिंग वाले दिन हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन हाँ, अभी धीरे धीरे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि सबकी नज़रें जो है वो उस बात पे भी टिकी हुई है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर जेडीएस ने जो कोर्ट का रुख अख्तियार दरवाज़ा खटखटाया है उसमें किस तरह का फैसला आता है। इसके अलावा सबकी नज़र जो कर्नाटक में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, विधानसभा में गतिविधियां 11 बजे के आसपास शुरू होने वाली है, उस पर टिकी हुई है। अहम बात यह है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वो भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। जैसे कि कुछ नेताओं से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि हम 100% जो है बहुमत साबित करेंगे। 3 मंत्रियों का एक डेलीगेशन जो है ऑलरेडी रोकूंगा आपको, लेकिन ये जो सन्नाटा आपने बताया कि आज काफी सन्नाटा है बीजेपी हेडक्वार्टर में, उसके पीछे वजह क्या है? क्या बहुत विश्वास नहीं है बीजेपी को कि वो बहुमत साबित कर पाएंगे? इस वजह से उस तरह की हलचल या उस तरह की सरगर्मी नहीं नजर आ रही है? बहुत जल्दी से बताइए। नहीं, अभी क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे अहम बात यह है कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो बेंगलोर में होना है, कर्नाटक में होना है। यहाँ पे अभी चहल पहल शुरू होनी हुई है क्योंकि 4 बजे फ्लोर टेस्ट है। और प्रकाश, हम लौट रहे हैं, बहुत जल्दी से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि वहां पर बड़ा डेवलपमेंट है। महेश हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एचडी कुमारस्वामी क्या कह रहे हैं? From our party, no MLAs trapped. We are all in together mode. Nobody will going to yield for their pressures. ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಡು ಯು, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸನ್ಯಾಸಿ. That situation is not now. That's why it is not necessary for me to
put again much efforts. Sir, it was important, sir. एस डी कुमारस्वामी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सारे विधायक उनके साथ हैं। हालांकि कल उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 2 विधायकों को उनके हाईजैक कर लिया गया। महेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हमारे संवाददाता। महेश, सारी नजरें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर है। देखिए 10:30 बजे, सही 10:30 बजे जो तीनों जजेस की बेंच वो बैठ जाती है और तीनों जजेस वही हैं जिन्होंने कल फैसला सुनाया था। और इसमें जो इनकी कांग्रेस और जेडीएस की जो अपनी याचिका है वो यही है कि जो कल फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो, उसके अंदर मामूली सा संशोधन किया जाए, यानी कि एक लाइन और जोड़ दी जाए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो और ये नियुक्ति के रूप में जो सीनियर मोस्ट यानी कि जो वरिष्ठतम विधायक हैं उनकी नियुक्ति हो। तो ये अमेंडमेंट पिटीशन है उनकी, जिस पे जो है 10:30 बजे सुनवाई होगी और देखते हैं कि कोर्ट अब क्या करता है। क्योंकि 11 बजे तो जो है प्रोटेम स्पीकर का काम शुरू हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 बजे से पहले आ जाता है तो ठीक है, अगर सुनवाई लंबी खिंच जाती है तो फिर तब तो प्रोटेम स्पीकर अपना काम शुरू कर देंगे। जी, अब हालांकि ये कयास वाली बात है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देता है कि सीनियर मोस्ट विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, तो ऐसे में देशपांडे साहब जो कांग्रेस के 8 बार से विधायक हैं, उनका ही नाम सबसे आगे है, तो कह सकते हैं पूरी प्रक्रिया फिर से रुक सकती है। महेश, देखिए एक्चुअली क्या है, इसके अंदर इसमें कोई नियम या कानून नहीं है, ना ही हमारे संविधान के अनुच्छेद में कहीं कोई प्रोविज़न है। एक ये परंपरा है कि जो हमेशा जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसी सीनियर मोस्ट जो एमएलए होता है उसी को ही बनाया जाता है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि जब अभी दोनों पार्टियों में से किसी का फ्लोर पे टेस्ट अभी साबित नहीं हुआ है तो सब लोग यही मान के चलते हैं कि भाई जो भी हमारे वरिष्ठतम रहे हैं, पुराने विधायक रहे हैं, लोग उनका सम्मान भी करते तो उनको बना दिया जाता है और बनाया भी जाता रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने जो सेकंड सीनियर मोस्ट उनको लाए हैं, लेकिन इस पर कोई कानून, कोई नियम नहीं है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो पुरानी एक परंपरा चल रही है उस परंपरा को कितना तवज्जो देता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई हाँ में कोई नियम है, ना ही कोई ना में नियम है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट विधायक होता है उसको बनाया जाता है, लेकिन नियम नहीं है, जैसा कि महेश बता रहे हैं। तो यहां पर ये कह सकते हैं महेश की कांग्रेस को ये डर ज्यादा है कि कहीं बोपैया कुछ 2011 में जैसा उन्होंने किया था वैसा कुछ ना कर दें, क्योंकि अधिकार बहुत सारे हैं प्रोटेम स्पीकर के पास भी। जब वो सदन की कार्रवाई चलाएंगे तो काफ़ी कुछ उनके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये डर ज़्यादा है कि कहीं उनके खिलाफ कुछ आदेश ना पारित हो जाए, बल्कि ये जो दलील लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि सीनियर मोस्ट विधायक को बनना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, देखिए जहाँ पे कोई नियम नहीं होता तो जैसे परिवार के अंदर देख लेते हैं, अगर हमेशा कोई संविधान की बात करता है कि आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 21 के, आर्टिकल 25 की, लेकिन हर जगह नियम या संविधान नहीं होते। अगर घर में हम किसी को देखते हैं तो ये कोई कानून नहीं है कि जो पिता का आदेश बेटा माने लेकिन बेटे का आदेश पिता माने, ये कम होता है। लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसका आदेश परिवार वाले मानते हैं, लेकिन इसमें कोई कानून नहीं है। अगर कल को कोई बोलता है कि हम जो है अपने पिता का आदेश ना माने या हम अपने मनमानी करें, लेकिन सभी लोग ये बोले कि नहीं आपके पिता बढ़े, आपको उनका आदेश मानना चाहिए, तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो परंपरा में चली आ रही होती है उनका लोग पालन करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी ठीक है कि कोई नियम नहीं है, इस बात पे आप अड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया महेश, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा लौटेंगे आपके पास। सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त पूरे देश की नजरें हैं, बेंगलुरु में भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि वहां पर आज बहुमत साबित करना है येदियुरप्पा सरकार को। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर आपका, प्रकाश आपका और अनुराग आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।